ओके बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था? मुझे ऐसा याद है हमने लास्ट क्लास तक बेसिक्स कवर कर लिया था न्यूक्लियर फिजिक्स का। व्हाट इज अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, इनके बारे में क्या प्रॉपर्टीज थी, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के पॉइंट्स अपन ने डिस्कस करे थे, एन वर्सेस जेड कर्व, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हमने डिस्कस करा था, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है ये डिस्कस करा था, क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, मास डिफेक्ट क्या होता है, क्यू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको शायद ये पॉइंट भी बताया था मैंने आपको कि द वैल्यू क्यू वैल्यू जो एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शन में, वो एक्चुअली जो पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं रिएक्शन के, उनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, या कभी कभी गामा पार्टिकल भी इमिट होता है। एंड में हम लोग न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ चीजें मैंने आपको पढ़ा दी थी और कुछ मैंने आपको बोला था कि मॉड्यूल से पढ़कर आनी है आपको, और आपको बिगिनर बॉक्स होमवर्क में दिया था। ठीक है, इतना आपका कंप्लीट हो चुकी थी चीजें। आई होप सबने पढ़ लिया होगा न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन के बारे में। मैंने ये भी कहा था एनसीईआरटी से सन के अंदर होने वाली रिएक्शंस को एक बार जरूर देखना। तो आप सबने देखा है सन में किस तरह की न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है? देखा है आपने सन में किस तरह की न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है? प्रवीण तो बोल रहा है यस उसने देखा है, वेरी गुड प्रवीण। बाकी बच्चे बाकी बच्चे बताइए। यस खुशी बता रही है उसने भी देखा, वेरी गुड खुशी। तो सभी बच्चे देखिएगा, है ना, आप सबके लिए जरूरी है सन की रिएक्शंस को याद रखना। इस पे कई बार क्वेश्चन मैंने देखा है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो अगर हमें पढ़ा हुआ रहेगा सन की रिएक्शंस तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं। चलिए, तो बिगिनर बॉक्स में कोई डाउट है क्या आपको? पहले तो बिगिनर बॉक्स में कोई डाउट है तो बता दीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है प्रवीण को। ओके प्रवीण, मैं देख लेता हूं एक बार क्वेश्चन क्या है, जस्ट अ सेकेंड, है ना, वेट करिए, मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। प्रियांशु बोल रहा है उसने बीबी 4 तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास डाउट आया, देखते हैं अपन। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। यस, क्वेश्चन नंबर 8 आया मेरे पास डाउट। न्यूक्लियाई विद ए ग्रेटर देन 100, फॉर अ न्यूक्लियाई विद ए ग्रेटर देन 100 क्या लिखा आ गया? द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस डिक्रीजेस ऑन एन एवरेज एज ए इंक्रीजेस। बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की कम होती है जैसे जैसे बढ़ता है। तो ये तो गलत है, जैसे जैसे हेवी न्यूक्लियाई होते जाते हैं बाइंडिंग एनर्जी तो ज्यादा ही आती है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। बी, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस ऑन एन एवरेज व्हेन ए इंक्रीजेस, ये सही होगा कि हमने पढ़ा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो कर्व होता था, अगर आप याद करें, बाइंडिंग एनर्जी बाय मास नंबर, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो जो कर्व आता था वो कुछ इस तरह का आ रहा था, याद करो ये। और हेवी न्यूक्लियाई के लिए यहाँ पर दिखता है साफ साफ की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होती जाती है जैसे हम ए बढ़ाते हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमने थ्योरी में पढ़ा है। सी, इफ अ न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू टू रफली इक्वल पार्ट्स, एनर्जी इज रिलीज। ये नहीं कहा कि किस टाइप का न्यूक्लियस है। अच्छा, ऊपर लिख दिया क्वेश्चन में न्यूक्लियर विद के ग्रेटर देन 100, ऊपर लिख चुके क्वेश्चन में ए ग्रेटर देन 100 है। तो दो पार्ट्स में अगर ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। हाँ, अब हम बोल सकते हैं यस, क्यों? क्योंकि ए 100 से बड़ा है। इन दैट केस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो हेवी न्यूक्लियर की कम आएगी और थोड़े से लाइट न्यूक्लियर की ज्यादा आएगी। तो थोड़ा लाइट न्यूक्लियर, यहाँ पे आधे आधे पार्ट्स बोले ना उन्होंने, दो इक्वल पार्ट्स में, तो दो इक्वल पार्ट्स के जो न्यूक्लियस बनेंगे करीब करीब मास नंबर उनका 50 आएगा, 50 या ज्यादा आएगा, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो ज्यादा आएगी डेफिनेटली। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है तो एनर्जी डेफिनेटली रिलीज होगी। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है तो हर न्यूक्लियन से अब थोड़ी ज्यादा एनर्जी आने के लिए एनर्जी रिलीज होना चाहिए पूरे सिस्टम में से। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, सी स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। डी, इफ टू न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ बिगर न्यूक्लियस एनर्जी इज रिलीज्ड, ये गलत होगा। न्यूक्लियर फिशन होता है जब मास नंबर ज्यादा होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता। न्यूक्लियर फ्यूजन में हमें एनर्जी नहीं मिलती। तो डी वाला ऑप्शन इसका गलत है। तो मुझे इसके करेक्ट आंसर दिख रहे हैं बी एंड सी, दो इसके आंसर मुझे करेक्ट दिख रहे हैं बी एंड सी। समझ में आया खुशी? यस, ओके। 9 नंबर पे मेरे पास डाउट आया, वो भी देख लेते हैं हम। फाइंड द एनर्जी लिबरेटेड इन द रिएक्शन। इसमें एटॉमिक मासेस दी और एनर्जी लिबरेटेड पूछी है, तो समस्या क्या है इसमें?
समस्या तो कुछ होनी ही नहीं चाहिए इसके अंदर। एनर्जी लिबरेटेड पूछिए, पहले चेक कर लो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, मास नंबर और एटॉमिक नंबर बैलेंस है कि नहीं, वो चेक कर लो। वो चेक कर लो, उसके बाद चेक कर लेना कि उसके बाद निकाल सकते हो एनर्जी कितनी रिलीज होगी। आपको सबके इनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो मास नंबर मुझे दिख रहा है कि बैलेंस है, एटॉमिक नंबर भी बैलेंस ही होगा जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद सब मास हमको दिए रखे, एटॉमिक मासेस दे रखे, तो एटॉमिक मास नहीं लेना चाहिए हमको मास डिफेक्ट निकालने के लिए, पर क्योंकि यार रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है, इसका मतलब कि सब तरफ जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बैलेंस है, जो रिएक्टेंट्स है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोडक्ट्स में आने वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बैलेंस होने से एटॉमिक मास से भी आप मास डिफेक्ट ले सकते हो, है ना। हमारा जो मास डिफेक्ट की कैलकुलेशन होती है वो न्यूक्लियर मास से होती है, एटॉमिक मास से नहीं होती। पर क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बैलेंस है इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो आप एटॉमिक मास लेके भी कर सकते हो, कोई गलती नहीं होगी, तो आप इसमें एनर्जी निकाल सकते हो। अब ये डाउट नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन है यार इसमें तो, ठीक है। चलो 7 मेरे पास आया, फ्री U-238 न्यूक्लियाई केप्ट इन अ ट्रेन इमिट्स अल्फा पार्टिकल। एक फ्री U-238 दिया है, वो अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है और वो ट्रेन में रखा है। When the train is stationary and uranium nucleus decays, a passenger measures the separation between alpha particle and the recoiling nucleus becomes x in a time t after decay. तो ट्रेन में बैठा वो कोई पर्सन है, वो देख रहा है अल्फा और न्यूक्लियस के बीच में जो गैप हो रही है आफ्टर रिकॉइलिंग, वो किसी टाइम टी में क्या हो जा रही है। फिर क्या बोला है, if a beta decay takes place when the train is moving at a uniform speed v, the distance between the alpha particle and the recoiling nucleus at a time t after the decay is measured by the passenger vt। अब ट्रेन चल रही है ऐसा बोल दिया है, लेकिन आप तो पैसेंजर के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, पैसेंजर ट्रेन के अंदर है, तो ट्रेन के अंदर से देख रहे हो आप, ट्रेन के अंदर से देखोगे तो आपको जो पहली सिचुएशन और अभी सिचुएशन में कोई फर्क ही नहीं दिखेगा, बिकॉज यू आर ऑलवेज वॉचिंग विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। पहले भी आप ट्रेन के रिस्पेक्ट में देख रहे थे, अभी भी ट्रेन के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, तो आपको कोई फर्क ही नहीं दिखना चाहिए। तो इसका आंसर होना चाहिए नो चेंज, आंसर आना चाहिए सी, एक्स ही दिखना चाहिए आपको, अभी भी जो उनके बीच की डिस्टेंस होगी, तो करेक्ट आंसर शुड बी एक्स। आ रहा समझ में? यस सर। है ना, क्योंकि आप पहले भी ट्रेन के अंदर बैठे हो, अभी भी ट्रेन के अंदर बैठे हो, तो ट्रेन आपके लिए तो पहले भी रेस्ट में थी, अब भी रेस्ट में थी, तो आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलो और कोई डाउट इसमें बताते जाइए, ऊपर कोई बिगिनर बॉक्स में कोई बचा है क्या डाउट इसमें? बाकी तो मुझे लगता है मैंने सारे ही क्लास में ऑलमोस्ट डिस्कस कर दिए थे, सब थ्योरी में पॉइंट कवर थे, तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए था डाउट। वेरी गुड। चलो तो BB6 हो गया आपका, है ना। अब पुराने बिगिनर बॉक्स कुछ बचे आप बोल रहे हो, तो उस पर आ जाते हैं अपन। तो मैं पीछे शिफ्ट करता हूं, ये एक्सरे का BB5, हाँ शायद ये भी नहीं हुआ है अपना। तो बताओ BB5 के क्या डाउट है, बोलो। एक्सरे का नहीं हुआ जितना मुझे याद है, या मैंने पूछा था और आपने बोल दिया था कि सब हो गए, ऐसा कुछ हुआ है एक्सरे का, मुझे ऐसा याद है। यस सर, डाउट नहीं हाँ निकले। हाँ, डाउट नहीं थे आपके, तो सर पक्का। हाँ बोलो। हो गया था ये कंप्लीट। हो गया था। तो कुछ है क्या और बिगिनर बॉक्स में डाउट तो बता दो। अभी नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, जब कर लेना फिर पूछ लेना आप, है ना। तो अभी मैं शेयरिंग एंड कर रहा हूँ। अच्छा एंड नहीं कर रहे, अपन को आगे की चीज पढ़ना भी थी, तो अपन आगे पढ़ते हैं। देखो मुझे कुछ थ्योरी बताना थी आपको, तो वो थ्योरी अपन इसी तरह से देख लेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम अपना। देखो हमने अल्फा डीके बीटा डीके अभी पढ़ा नहीं है, अब हमें स्टार्ट करना है रेडियो एक्टिविटी। अब हमें स्टार्ट करना था रेडियो एक्टिविटी। अभी तक हमने क्या कर लिया है, न्यूक्लियस के बारे में बेसिक्स पढ़ लिया था, अब हमें रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करना है। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? ओके, तो अभी कुछ स्टार्टिंग का जो पोर्शन है मैं आपको मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पूरा थ्योरी है, मैं लिखाऊंगा अननेसेसरी, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, तो अपन ये मॉड्यूल से देख लेते हैं थ्योरी वाला पोर्शन, है ना। वो समझने की बात है तो अपन बोर्ड पे समझ लेंगे सारी चीजें। ओके, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? तो लिखा भी है हेनरी बेक्वेरेल ने डिस्कवर करी थी, फिर मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, ये पायनियर नाम थे जिन्होंने इसमें बहुत काम करा। रेडियो एक्टिविटी के बारे में काफी इंफॉर्मेशन उन्होंने पता करी, कौन कौन रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव प्रोसेस किस तरह की होती है, इन सब के बारे में पता करा। तो शुरुआत में जब हमें नया नया रेडियो एक्टिव पता चला था ना,
तो हमें पता चला था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने आप ही दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होते हैं, और ये प्रोसेस में कुछ पार्टिकल्स इमिट करते हैं। 3 तरह के पार्टिकल दिखे थे हमें। हमने देखा था कि वहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल है या नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल है या न्यूट्रल पार्टिकल्स है। इनको नाम दे दिया अल्फा बीटा गामा। शुरू में हमने ऐसा नाम दिया तो हमको समझ में आया, शुरू में हमको ऐसा लगता था कि 3 तरह के रेडियोएक्टिव प्रोसेस होना चाहिए। लेटर ऑन धीरे धीरे हमको समझ में आया कि नहीं, और भी प्रोसेसेस होती है। अभी हमारे कोर्स में 5 टोटल रेडियोएक्टिव प्रोसेसेस हमें कोर्स में दी गई है। अल्फा डीके, बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके, गामा डीके, के कैप्चर। ऐसे 5 हमारे पास रेडियोएक्टिव प्रोसेसेस हमें पता है। लेकिन मोर और लेस जो पार्टिकल्स यहाँ पे इमिट होते हैं वो अल्फा बीटा गामा, ऐसे 3 पार्टिकल्स को ही अपन नाम देख के समझते चीजें, क्योंकि जो बीटा प्लस डीके और के कैप्चर प्रोसेस होती है ये बहुत रेयर होती है। तो 5 प्रोसेसेस में से बीटा प्लस डीके, के कैप्चर, ये 2 प्रोसेस रेयर होती है। चलो मैंने आपकी क्या बताया आपको, रेडियो एक्टिविटी शुरू से फिर से बता देता हूँ। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है कि कुछ एलिमेंट्स अपने आप ही दूसरे किसी एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ पार्टिकल्स इमिट करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ये अपन एक जनरल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, और थोड़ा अपन को अगर डेफिनेशन अच्छे से लिखना हो तो हमारे पास देखिए यहाँ पे लिखी भी है, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन व्हिच इज अल्फा बीटा गामा फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब क्या होता है, अपने आप ही, कुछ नहीं देना पड़ता आपको, कुछ आपको एक्साइट नहीं कराना पड़ता न्यूक्लियस को, कुछ आपको टेम्परेचर नहीं लगाना पड़ता, कुछ नहीं करना है आपको, अपने आप ही एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिव बोलते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जिसमें ये होता है उन्हें कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और ये जो रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस है इसमें होता क्या है, अल्फा बीटा गामा नाम के रेडिएशन मतलब पार्टिकल्स निकलते हैं। हमें जब धीरे धीरे हमने स्टडी करी तो पता चला कि 3 तरह से डीके हो रहा है, 3 तरह से एक एलिमेंट दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। पहले हमको ये पता चला था। वो 3 तरीके क्या थे, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। पहले हमें पता चला कि किसी न्यूक्लियस का दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है वो 3 तरह की हो रही थी, अल्फा बीटा गामा डीके। बाद में हमें पता चला कि नहीं, बीटा डीके हम जो समझते थे जिसमें क्या निकलता था, इलेक्ट्रॉन। अल्फा डीके में क्या निकलता था, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है। गामा डीके में क्या निकलता है, फोटोन। हमें बाद में पता चला कि 2 प्रोसेसेस और होती है, बीटा प्लस डीके एंड बीटा प्लस डीके एंड के कैप्चर। तो टोटल अब हमारे नॉलेज में है कि 5 रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस एग्जिस्ट करती है। 5 रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस एग्जिस्ट करती है। बीटा अल्फा डीके, बीटा डीके जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है, और एक बीटा प्लस डीके। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलता है इसलिए इसको कभी कभी लोग बीटा माइनस डीके भी कहते हैं। आप ऐसा याद रख सकते हो कि बीटा डीके 2 तरह के होते हैं, बीटा प्लस डीके एंड बीटा माइनस डीके। बीटा प्लस माइनस डीके में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, और बीटा प्लस डीके में से न्यूक्लियस में से पॉजिट्रॉन निकलता है, न्यूक्लियस में से पॉजिट्रॉन निकलता है। एक एक करके हम सबको समझने वाले हैं, तो इसलिए अभी इनका ज्यादा टेंशन मत लेना। अभी मेन एम हमारा है कि व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, ये समझना कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। कि कोई न्यूक्लियस है, कोई एलिमेंट है, अपने आप ही कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप ही दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, बस इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और जो कन्वर्जन की प्रोसेस है हमें समझ में आया 5 तरह की होती है। शुरू में हमें केवल 3 प्रोसेस पता थी, अल्फा बीटा गामा। अल्फा डीके में हीलियम का न्यूक्लियस निकलता था किसी न्यूक्लियस में से, बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी न्यूक्लियस में से, गामा डीके में फोटोन निकलता है किसी न्यूक्लियस में से। ये हमें शुरू में पता चला था। और ये पार्टिकल जो थे वो न्यूक्लियस से निकल रहे थे, इन्हें मिलकर कहा गया रेडिएशन, इन्हें मिलकर कहा गया रेडिएशन। तो हमने शुरू में ये कहा रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, हमने जो सेंटेंस अभी पढ़ा था कि स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। अगर आप देखें रेडियो एक्टिविटी की जो अपन को बेसिक डेफिनेशन दे दी, मैं हाईलाइट भी कर देता हूं इसे, जस्ट अ सेकंड। यस, सो हमें दिया गया है द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन व्हिच इज अल्फा बीटा गामा फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। कोई न्यूक्लियस जो अनस्टेबल है वो अपने आप ही अल्फा बीटा गामा इमिट करता है और दूसरे में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। पर आपको याद रखना है यहाँ पे अल्फा बीटा गामा मेंशन करा है, लेकिन 5 प्रोसेसेस होती है ना। थोड़ा सा वहाँ लैंग्वेज आप गलत नहीं समझ लो, इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ करके बता दिया। आगे,
substances which shows radioactivity are known as radioactive substance. जिनमें ऐसा होता है उन्हें बोलते हैं radioactive substance. अच्छा, ये जो प्रोसेस होती है वो डिटेल में स्टडी करी रदरफोर्ड ने. स्टार्ट में उन्होंने डिस्कवर किसने करा था? हेनरी बेक्वेरेल. फिर रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी भी में बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने रेडियोएक्टिविटी में काफी चीजें डिस्कवर करी है. तो इन्होंने बाद में ज्यादा डिटेल में स्टडी करी, रदरफोर्ड एंड मैडम क्यूरी. इन रेडियोएक्टिव डीके an unstable nucleus emits alpha or beta particles, and after emission alpha or beta the remaining nucleus may emit gamma particle. ये लाइन बहुत काम की आप सबके लिए. कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस अल्फा या बीटा इमिट करता है, और फिर जो बचा हुआ न्यूक्लियस है, जो बचा अल्फा बीटा निकलने के बाद, वो हो सकता है गामा इमिट कर दे. तो ये जो गामा डीके है ना, ये इंडिपेंडेंटली नहीं होता. गामा डीके इंडिपेंडेंटली अकेले अकेले प्रोड्यूस नहीं होता. अल्फा या बीटा होता है, उसके बाद जो बचा न्यूक्लियस है वो गामा प्रोड्यूस कर सकता है. बात समझ में आई? अल्फा या डीके होता है, उसके बाद जो बचा न्यूक्लियस है वो हो सकता है कि गामा फोटॉन्स निकाल दे. तो ये अकेले इंडिपेंडेंटली नहीं होता है गामा डीके, है ना, ये आपको ध्यान रखना है चीज. एंड द रिमेनिंग न्यूक्लियस जिसने गामा डीके निकाला वो कन्वर्ट हो जाएगा थोड़ा स्टेबल न्यूक्लियाई में, है ना. तो गामा डीके कैसे होता है ये बताया उन्होंने. अब अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ये सब क्या है, इनका थोड़ा सा अपन ने स्टडी करिए. इनके बारे में लिखा है. अल्फा पार्टिकल क्या होता है? इट इज डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस. अल्फा पार्टिकल क्या होता है? जब अल्फा डीके प्रोसेस होती है तो न्यूक्लियस में से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है. अल्फा पार्टिकल किसे कहा हमने? जो पार्टिकल अल्फा डीके में निकल रहा था उसे अल्फा पार्टिकल कहा. ठीक है, हमें 3 तरह की रेडियोएक्टिव प्रोसेस पहले पता चली थी, तो हमने उन तीनों को अल्फा बीटा गामा नाम दे दिया था. उस समय मतलब नया नया डिस्कवर हुआ था, 1 2 3 बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो अल्फा बीटा गामा बोल दिया. एक को बोल दिया अल्फा, दूसरे को बोल दिया बीटा, तीसरे को बोल दिया गामा. तो जो अल्फा डीके प्रोसेस थी, बाद में पता चला कि अरे उसमें जो पार्टिकल निकल रहा है वो तो हीलियम का न्यूक्लियस है. ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल जिसे हमने नाम दिया था वो क्या पता चला? वो एक्चुअली डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस. डबली चार्ज क्यों लिखा है? क्योंकि उस पर दो हीलियम का न्यूक्लियस है तो दो प्रोटॉन होते हैं अंदर, तो उस पर 2e का चार्ज होगा, इसलिए इसको बोलते हैं डबली चार्ज. इट कंटेन्स 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स. तुम जानते ही हो सब बच्चे कि इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम न्यूक्लियस में. उसका मास क्या होगा वो भी लिख सकते हो आप. ठीक है भाई, हीलियम के एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन का मास सेपरेट कर दो तो बचा न्यूक्लियस का मास आएगा, वही होना चाहिए इसका मास. लगभग 4 प्रोटॉन के मास के बराबर होगा, और चार्ज कितना होगा? +2e होगा. तो जो अल्फा पार्टिकल था ना, उसकी सारी प्रॉपर्टी आप जानते हो, क्या प्रॉपर्टीज है उसकी, वो सब जानते हो. अब जो बीटा पार्टिकल भी अपन बोल रहे हैं कि यहाँ बीटा डीके भी होता है, वो क्या होता है वो देखते हैं अपन. तो बीटा पार्टिकल नॉर्मली इलेक्ट्रॉन होता है. हम जो बीटा डीके की बात करते हैं, कोई भी अगर बोलता है कि बीटा डीके हो रहा है, नॉर्मली वो क्या बात करता है? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये बात करता है. पॉजिट्रॉन निकलने की जो बात होती है वो स्पेशली कही जाएगी कि बीटा प्लस डीके हो रहा है. अगर बीटा डीके सिर्फ लिखा है तो उसका मतलब नॉर्मली बीटा माइनस डीके ही होता है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है न्यूक्लियस में से. ठीक है, मैं जो भी बोलते जा रहा हूँ समझते जाइएगा. कुछ भी दिक्कत आए तो आप बीच में रोक के पूछ सकते हो. ठीक है, बीटा इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका चार्ज और मास सब पता ही है आपको. अच्छा, कभी कभी बीटा प्लस डीके भी होता है. उसका बीटा प्लस मतलब क्या? पॉजिट्रॉन निकलता है. पॉजिट्रॉन हमने कई बार डिस्कस करा है, वो एक इलेक्ट्रॉन के जैसे ही पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है. इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, उस पर चार्ज ई प्लस होता है, मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है. तो पॉजिट्रॉन इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज एन एंटी पार्टिकल? एंटी पार्टिकल क्या होता है ये भी लिखा है यहाँ पे. अ पार्टिकल इज कॉल्ड एंटी पार्टिकल ऑफ अदर if on collision both can annihilate or destroy completely each other and converts into energy. एक पार्टिकल को उसके एंटी पार्टिकल से मिला दिया तो उससे क्या होता है? वो दोनों दूसरे को खत्म कर देते हैं और प्योर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं. जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है ना, E = mc², मतलब कि यहाँ मास कन्वर्ट हो जाता है पूरा एनर्जी में. दो पार्टिकल टकराए, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, वहां कुछ नहीं बचता, प्योर एनर्जी बचती है. दोनों का मास mc² इक्वेशन के हिसाब से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. बात समझ में आई? व्हाट इज एंटी पार्टिकल? एक मेरे पास डाउट आया Yes, है sir. कि चार्ज +e प्रोटॉन पे भी होता है क्या? यस, बिल्कुल सही. +e चार्ज ही होता है प्रोटॉन पे, बिल्कुल करेक्ट. ठीक है, चलिए फिर एग्जांपल दिए है जैसे इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एक दूसरे के एंटी पार्टिकल है. फिर कुछ और एग्जांपल भी दिए हैं, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो. न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो. न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो कुछ पार्टिकल्स है जो एक दूसरे के एंटी पार्टिकल है. ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बारे में अपन थोड़ा और जानेंगे. हम आगे जब पढ़ेंगे तो हमें और समझ में आएगा इनके बारे में, है ना. ये कहाँ निकलते हैं हमें कुछ थोड़ा आइडिया मिलेगा.
तो अभी ज्यादा इनका टेंशन नहीं लेना कि क्या है ये, आप बस याद रखो कि दिस आर जस्ट पार्टिकल्स। कैसे पार्टिकल होते हैं थोड़ा अपन जानने वाले बाद में, ठीक है। चलिए, फिर मेरे पास एक डाउट आया कि पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में क्या डिफरेंस होता है। ये जो पॉजिट्रॉन होता है ना E+, इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है और प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है। दोनों में एक तो ये डिफरेंस है, प्रोटॉन का बहुत हेवी मास होता है और इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट होता है ना। तो इनका मास में बहुत फर्क होता है, पॉजिट्रॉन का मास और प्रोटॉन के मास, दोनों में चार्ज सेम है पर दोनों का मास बहुत फर्क करता है। और अंदर देखिए कि बने कैसे है, तो उसमें भी काफी फर्क होता है, उसमें भी काफी डिफरेंस होता है, ठीक है। अब वो अंदर की बातें तो अपन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में तो वो है नहीं, कोऑक्स ऑक्स की बारे में चीजें है ना, तो अपन वो चीजों में नहीं जाएंगे। बस अभी बस यहाँ देखो कि मास में फर्क है, ठीक है। चलो, अब मैंने ये जो मुझे खास चीज जो बताना चाहिए जिसके लिए मैंने आपको ये PDF दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, उस पर आ गए अपन। मुझे बताना चाहिए आपको प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज। रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस में न्यूक्लियस में से अल्फा बीटा या गामा रेज निकलती है, इनकी क्या प्रॉपर्टी है ये बताना चाह रहा था, इसके लिए मैंने PDF ओपन करा है। तो ये जो टेबल है ये अपने काम की चीज है, ये आपको याद रखना है बच्चों, टेबल, ठीक है। इस टेबल के पॉइंट्स को अपन समझते हैं। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज, इधर पहले कॉलम में लिखा है फीचर, यहाँ पर फीचर लिखेंगे, फिर अल्फा के बारे में उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, बीटा के बारे में उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे और लास्ट में गामा की प्रॉपर्टी लिखी है। इस तरह से टेबल बन गया। पहली जो वर्ड लिखा है आइडेंटिटी, मतलब कि क्या है ये, व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा, व्हाट इज गामा। आइडेंटिटी के बारे में तीनों के बारे में लिखा हुआ है। तो अल्फा के बारे में लिखा है दीज आर हीलियम न्यूक्लियस और डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, तो पढ़ चुके हैं अपन। बीटा क्या होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पॉजिट्रॉन भी हो सकता है इसलिए उन्होंने बीटा माइनस भी लिखा, बीटा प्लस भी लिखा है। और गामा रे क्या होती है, बेसिकली फोटोन है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। चार्ज के बारे में बात करिए सेकंड पॉइंट में, है ना, फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड हो गया चार्ज। चार्ज कितना होता है अल्फा पे, तो 2 प्रोटॉन के बराबर। बीटा पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज होता है। और गामा क्या होता है, न्यूट्रल, ऑफकोर्स वो तो फोटोन है तो न्यूट्रल होगा, ठीक है। समझते जाइएगा, कुछ दिक्कत है तो बोल दीजिएगा बीच में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है मास। मास क्या है इनका, तो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं उनका मास क्या होता है, लगभग 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ये लिखा है देखो, है ना, 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। बीटा का मास क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है उनका बस, ठीक है, उनका मास इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ये जो लिखा है ना रेस्ट मास इक्वल टू 0, ये गलत लिख दिया, ये गलत है। ये एक्चुअली क्या होना चाहिए था, ये गामा में लिखा होना चाहिए था। तो गामा का मास जो होता है ना वो 0 होता है, यहाँ लिख दो आप रेस्ट मास इज 0, रेस्ट मास इज 0 ऐसा, ठीक है। वो गलती से उधर चला, उधर का इधर लिखा गया वो। फिर फोर्थ पॉइंट स्पीड, जब अल्फा पार्टिकल निकलते हैं न्यूक्लियस में से तो कितनी स्पीड रहती है इनके अंदाज से, क्या स्पीड का ऑर्डर आता है, उसके बारे में डिफरेंशिएशन लिखा है। तो स्पीड के बारे में देखेंगे तो आप अल्फा की लिखी हुई है 1.4 × 10⁻7 से लेके 2.2 × 10⁻7। आपको ये नंबर याद नहीं रखना है, पर 10⁻7 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में होती है, ये याद रखना है। लाइट की स्पीड 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है, तो उससे कम है, उससे कम है, ये याद रखना है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल जो इमिट होते हैं वो कम स्पीड से निकलते हैं। बीटा की देखो आप अगर स्पीड, तो 1% ऑफ सी से 99% ऑफ सी तक रहती है। लाइट की स्पीड का 1% से लाइट की स्पीड के 99% तक रहती है, मतलब बहुत क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट के भी हमें बीटा पार्टिकल मिलते हैं। और पूरी रेंज दी है देखो, है ना, अल्फा की रेंज बहुत कम दी देखो आपको स्पीड की, और बीटा की रेंज ज्यादा दी है। और कितनी ज्यादा दी देखो, 1% ऑफ लाइट की स्पीड से लेकर 99% तक, बहुत बड़ी रेंज दी है। लास्ट फोटोन की स्पीड के बारे में लिखा है ओनली सी रहती है। भाई फोटोन लाइट ही तो है, तो लाइट की स्पीड, भाई फोटोन क्या है, लाइट है। गामा पार्टिकल फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स मतलब गामा पार्टिकल मतलब फोटॉन्स, ऐसा बोल सकते हैं। तो इनकी स्पीड लाइट की स्पीड होगी ऑफकोर्स, है ना, तो वहां की स्पीड तो फिक्स आनी चाहिए। फिर एक और चीज लिखी है स्पीड के बारे में, यहाँ पे ब्रैकेट में देखेंगे आप, तो ओनली सर्टन वैल्यू बिटवीन दिस रेंज, ओनली सर्टन वैल्यू बिटवीन दिस रेंज। इसका मतलब जो स्पीड ऑफ अल्फा है ना, वो ऐसा नहीं कि इस रेंज में कुछ भी हो सकती है, कुछ सर्टन वैल्यूज की होती है, कुछ स्पीड्स होती है, ऐसा नहीं कि सारी स्पीड पॉसिबल है। सर थर्ड पॉइंट से नहीं आया सर, फोर्थ पॉइंट सर, फोर्थ पॉइंट। हाँ फोर्थ पॉइंट जो बता रहे हैं अपन कि जो अल्फा पार्टिकल है ना, उनकी जो स्पीड है वो एक रेंज में लाई कर रही है, वो अराउंड 1.4 10⁻7 से लेके 2.2 10⁻7 मीटर पर सेकंड की रेंज में है।
पर इस रेंज में ऐसा नहीं कि सारी वैल्यू पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि हमें हर स्पीड का अल्फा मिलेगा, ठीक है। हमें ऐसा बोला ना कि इस रेंज में है, तो हम ऐसा सोच सकते हैं इस रेंज में कुछ भी हो सकती है, नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। इस रेंज में कुछ सर्टन स्पीड्स होती है, समझ में आ रहा है? ये समझ में आ सर ये रहा है? सर ये 1 to 99% सर ये नहीं आ रहा है सर। वो बीटा के बारे में बात करिए, अभी अल्फा के बारे में बात समझ में आई? यस सर। हाँ चलो बीटा पे आते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो बीटा पार्टिकल के बारे में क्या लिखा है? बीटा पार्टिकल की जो स्पीड है ना, वो सी मतलब लाइट की स्पीड के 1% से लेके लाइट की स्पीड का 99% तक ऐसा रेंज दी है। लाइट की स्पीड का 1% मतलब क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इंटू 0.01। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 3 इंटू into 10 10 to the power 8। तो ये लगभग कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 10⁶। इतनी स्पीड से लेके 99% तक, मतलब लगभग 3 इंटू 10⁸ तक जाएगी। तो जो बीटा पार्टिकल निकलते हैं ना न्यूक्लियस में से, उनकी स्पीड जो होती है वो करीब 3 इंटू 10⁶, मतलब 10⁶ से लेके 10⁸ तक के ऑर्डर में होती है। समझ में आ रहा है? यस। ओके बच्चों। और गामा पार्टिकल तो बेसिकली फोटॉन्स ही है, तो उनकी स्पीड तो लाइट की स्पीड ही होती है ना। अब अल्फा के बारे में क्या लिखा था कि ये जो रेंज दी ना उनने, इस रेंज में ऐसा नहीं कि सारी वैल्यूज पॉसिबल होती है, कुछ सर्टेन वैल्यूज ऑफ स्पीड पॉसिबल होती है। ये लिखा है देखो, ओनली सर्टेन वैल्यू बिटवीन दिस रेंज एंड देयर स्पीड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द न्यूक्लियस सो दैट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक स्पीड। बहुत सारी चीज लिखी यहाँ पे, ठीक है। जो स्पीड होती है ना अल्फा पार्टिकल की, जिससे वो निकल रहे हैं, वो डिपेंड करता है किस न्यूक्लियस से निकल रहे हैं। और न्यूक्लियस को पता कर सकते हो, आप बता सकते हो कौन सा न्यूक्लियस है अगर आपको स्पीड पता है तो ये जो प्रॉपर्टी है स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हो गई। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन द थिंग्स, चीजों को अलग अलग कर सकते हैं अपन, है ना। जैसे कैरेट का स्वाद जो होता है, खाकर अगर देखे तो गाजर का स्वाद जो रहता है वो थोड़ा डिस्टिंक्ट होता है बाकी रेड कलर की चीजों से। रेड पेपर का स्वाद बिल्कुल अलग होता है, गाजर का स्वाद बिल्कुल अलग होता है, तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनके स्वाद से। तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई कि उनका स्वाद क्या है। बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक जो वर्ड है उसका मीनिंग समझाने की कोशिश करी मैंने बस। कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी चीज है, ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम चीजों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो किसी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल कितनी स्पीड से निकल रहा है, ये स्पीड पता हो, देखकर स्पीड को आप बता सकते हो न्यूक्लियस कौन सा था, क्योंकि हर अलग अलग न्यूक्लियस से अलग अलग स्पीड से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस। समझ में आया पॉइंट ये? यस सर। ओके वेरी गुड। बीटा के बारे में बात करते हैं। बीटा के बारे में देखो क्या लिखा है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज बिटवीन दिस रेंज। बीटा पार्टिकल की स्पीड एक तो डिस्क्रीट नहीं होती है, वो सब स्पीड से निकलते हैं। जो रेंज दी है ना उन्होंने, उस रेंज के अंदर हर वैल्यू का एक बीटा पार्टिकल मिल सकता है आपको, समझे कि सारी स्पीड पॉसिबल है। फिर क्या लिखा है, बीटा पार्टिकल्स कम आउट विद डिफरेंट स्पीड फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ न्यूक्लियस सो दैट इट कैन नॉट बी अ कैरेक्टरिस्टिक स्पीड। एक ही न्यूक्लियस से जो बीटा निकल रहे हैं वो अलग अलग स्पीड से निकल सकते हैं। तो बीटा की स्पीड को देख के हम ये बता नहीं सकते कि न्यूक्लियस कौन सा था, क्योंकि एक ही न्यूक्लियस से अलग अलग बार अलग अलग स्पीड से बीटा पार्टिकल निकलते हैं। तो पार्टिकल बीटा की जो स्पीड है वो एक कोई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं होगी, उससे हम न्यूक्लियस कौन सा है बता नहीं सकते। समझ में आई बात? यस सर। ओके। फिर गामा के बारे में क्या लिखा है देखो, गामा फोटॉन्स कम आउट विद सेम स्पीड फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ न्यूक्लियस। सभी न्यूक्लियस से जो लाइट निकलेगी, भाई लाइट फोटोन जो होता है वो तो हमेशा लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, तो चाहे किसी भी न्यूक्लियस से निकले, तो न्यूक्लियस का अंदाजा नहीं लगा सकते आप फोटोन की स्पीड देख के। सो अगेन गामा पार्टिकल की स्पीड से आप न्यूक्लियस क्या है बता नहीं सकते, इसलिए वो कैरेक्टरिस्टिक स्पीड नहीं है। समझ में आया पॉइंट? चलो आई होप सबको क्लियर है। फिर बाद में लिखा है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, के ई काइनेटिक एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होती है सबकी काइनेटिक एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में। अल्फा बीटा गामा सबकी सब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके निकलते हैं। एनर्जी स्पेक्ट्रम, एनर्जी स्पेक्ट्रम, एनर्जी स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि अल्फा पार्टिकल जो निकल रहे हैं न्यूक्लियस से उनकी एनर्जी क्या क्या है, बीटा पार्टिकल जो निकल रहे हैं उनकी क्या क्या एनर्जी है, गामा पार्टिकल जो निकल रहे हैं उनकी क्या क्या एनर्जी है, उनकी एनर्जी वर्सेस नंबर ऑफ पार्टिकल का ग्राफ अगर बनाए तो कैसा दिखेगा, इसे बोलते हैं एनर्जी स्पेक्ट्रम। सो अल्फा पार्टिकल का जो एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन और डिस्क्रीट होता है, लाइन और डिस्क्रीट रहता है। इसका मतलब न्यूक्लियस से जो अल्फा पार्टिकल निकलते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी टाइप की काइनेटिक एनर्जी निकलते हैं,
वो कुछ डिस्क्रीट काइनेटिक एनर्जी निकलते हैं। उनकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज रैंडम नहीं होती है, समझे, वो डिस्क्रीट टाइप की काइनेटिक एनर्जी लेकर ही निकलते हैं। समझ में आया पॉइंट? ये क्या है पॉइंट? समझ आ रहा है? वेरी गुड। सिमिलरली अब बीटा की देखें तो बीटा की एनर्जी स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर रेंज में सब तरह की काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है। तो बीटा की जो स्पीड होती है वो भी कंटिन्यूअस होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कंटिन्यूअस होती है। स्पीड कंटिन्यूअस तो काइनेटिक एनर्जी भी कंटिन्यूअस होना चाहिए थी। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी अ वेरिएबल। बीटा किस काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा है वो वेरिएबल होता है, और एक रेंज में कुछ भी हो सकता है। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है इसका। गामा का एनर्जी स्पेक्ट्रम भी लाइन या डिस्क्रीट होता है। जो गामा फोटोन निकलते हैं न्यूक्लियस से, उनकी एनर्जीज भी अगर हम चेक करें तो वो डिस्क्रीट टाइप की होती है। मतलब हर न्यूक्लियस से जो एनर्जी निकल रही गामा की वो कुछ भी रैंडम नहीं होती, कुछ सर्टेन एनर्जी से निकलती है। चलो, तो ये एनर्जी के बारे में बातें करी अपन ने, ठीक है। एनर्जी के वाला पॉइंट अपन ने देखा। अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखा है आयनाइजेशन पावर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है आयनाइजेशन पावर, ठीक है। खुशी ने हैंड रेज करा है, बोलिए खुशी। सिक्स पॉइंट पे आए हम, आयनाइजेशन पावर। अच्छा, गलती से हो गया होगा, ओके। चलिए, सिक्स पॉइंट आयनाइजेशन पावर। तो एक तो कंपैरिजन दिया हुआ है, देखो अल्फा की ज्यादा होती है, बीटा की उससे कम, गामा की उससे भी कम। ये डायरेक्टली दिया हुआ है वहां पे। अल्फा की आयनाइजेशन पावर ज्यादा होती है, बीटा की कम, गामा की कम। पहली चीज, आयनाइजेशन पावर क्या होती है? तो ये जो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल है, इसको किसी गैस से पास करा दे तो गैस आयनाइज होगी कि नहीं होगी? होगी, तो किससे ज्यादा होगी? ये होता है आयनाइजेशन पावर। हम किसी गैस को आयनाइज करना चाहते हैं तो उसमें से अल्फा को निकलवा दो, बीटा को उससे पास करा दो, या गामा को उससे पास करा दो, और देखते हैं कि क्या वो आयनाइज हो रही है। तो हमने देखा कि अल्फा को पास कराने से ज्यादा आयनाइज होती है, बीटा को कराने से कम होती है, गामा से सबसे कम होती है। अल्फा की जो आयनाइजेशन पावर है वो लगभग 10,000 गुना ज्यादा है गामा से, बीटा की 100 गुना ज्यादा है गामा से, और गामा की सबसे कम है। आयनाइजेशन पावर में देखें तो अल्फा ज्यादा आयनाइज कर पाता है। कोई आइडिया क्यों कर पाता होगा? कोई अंदाजा? क्या आप कुछ सोच सकते हो, कुछ गैस कर सकते हो क्या कि अल्फा की आयनाइजेशन पावर ज्यादा क्यों होगी, बीटा की कम क्यों है, गामा की सबसे कम क्यों है? त्रिलोक बोल रहा है चार्ज है, तो बीटा भी चार्ज होता है, वो तो बीटा भी चार्ज होता है, अल्फा भी चार्ज होता है। जयेंद्र बोल रहा है स्मॉल साइज, किसका? अल्फा का? किसका स्मॉल साइज जयेंद्र? एच का? नहीं बेटा, मैं अल्फा और बीटा को कंपेयर कर रहा हूँ ना, तो अल्फा और बीटा में बीटा का छोटा होता है, वो इलेक्ट्रॉन है, उसका साइज छोटा होता है, और अल्फा का साइज बड़ा होता है। अल्फा और बीटा को कंपेयर करें तो, ठीक है। पर आपने पॉइंट सही पकड़ लिया है। आयनाइजेशन पावर अल्फा की ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि वो बड़े होते हैं साइज में। अल्फा का न्यूक्लियस, अल्फा मतलब हीलियम का न्यूक्लियस होता है, वो इलेक्ट्रॉन के साइज से बड़ा रहता है, एज वेल एज उस पर चार्ज भी ज्यादा है, एंड वो स्लो भी चल रहा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी गैस से अल्फा और इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम मतलब बीटा, अल्फा और बीटा दोनों को पास करो, तो अल्फा पार्टिकल क्योंकि थोड़े स्लो चल रहे हैं, थोड़ा साइज बड़ा है, थोड़ा चार्ज ज्यादा है, तो गैसेस से ज्यादा टकराते भी है क्योंकि स्लो चल रहे हैं, तो वो ज्यादा इंटरेक्ट भी कर पाते गैस से, तो गैस को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के आयनाइज कर देते गैस को। और जो बीटा पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रॉन ही खुद, तो जब वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे गैस में तो आयनाइज करेंगे। उनका साइज छोटा होने से ये प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, इससे अल्फा के कंपेयर में कम आयनाइज कर पाते वो। गामा के साथ क्या होता है, उन पे चार्ज ही नहीं है एक तो अगर वो टकरा गए किसी से तो होगा आयनाइजेशन, अदरवाइज नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन्स के कंपेयर में इनका गामा का तो साइज अपन सोच ही नहीं सकते कुछ भी, तो ये प्रोबेबिलिटी और कम होती गामा के कोलाइड करने की इलेक्ट्रॉन से। तो तीनों को कंपेयर करें तो अल्फा क्योंकि हैवी है, स्लो चलता है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो गैस के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है, तो इन सब प्रॉपर्टी की वजह से वो ज्यादा आयनाइज कर देता है। बीटा एक तो बहुत तेज चलते हैं तो वो कम इंटरेक्ट कर पाते हैं, साइज में छोटे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का साइज हीलियम न्यूक्लियस से छोटा होगा तो कम आयनाइज कर पाते हैं। गामा उसमें तो चार्ज ही नहीं होता है तो वो और कम आयनाइज कर पाता है, ठीक है। तो ये उनका आयनाइजेशन का अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। समझ में आया कंपैरिजन इन सब का? इसमें कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं, वेरी गुड बच्चों। चलिए फिर आगे भी कुछ और लिखा है, जस्ट अ सेकेंड।
आगे अभी और प्रॉपर्टीज हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी लिखी है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या होता है, किसी मटेरियल को क्रॉस कितना अच्छे से कर पा रहे हैं। 7th नंबर का पॉइंट हो जाएगा पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर के मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास कोई सोर्स है अल्फा बीटा या गामा का, वो सोर्स आपने किसी डब्बे में रखा, तो डब्बे को कितना मोटा बनाए जिससे वो बाहर नहीं आ पाए, अल्फा बीटा गामा। या डब्बे में से सेम थिकनेस का डब्बा रखा मैंने 3 केसेस में अल्फा बीटा पार्टिकल्स के लिए, तो कौन ज्यादा बाहर निकल सकता है, तो जो ज्यादा बाहर निकल सकता है उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो जो अल्फा पार्टिकल होते हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर कम है, देखो 1/10,000 टाइम ऑफ गामा है, बीटा की उससे थोड़ी ज्यादा है, और अल्फा गामा की सबसे ज्यादा। गामा क्योंकि इंटरेक्ट कम करता है मैटर से, गामा फोटॉन से, लाइट है और बहुत हाई एनर्जी की लाइट है, तो वो है ना मैटर से आसानी से इंटरेक्ट नहीं करती, इसलिए वो इजीली क्रॉस कर जाती है मैटर को। तो गामा फोटॉन्स की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, गामा फोटॉन्स की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। हमारी बॉडी से आप सबको पता है विजिबल लाइट तो हमारी स्किन से टकरा के रुक जाती है। विजिबल लाइट के अलावा फिर जो एक्सरेज होती है वो हमारी स्किन के अंदर जाती है, हमारी बोन से टकरा के रुकती है। एक्सरे से भी ज्यादा एनर्जी के फोटॉन्स होते हैं गामा के, तो वो हमारी बॉडी को भी इजीली क्रॉस कर जाते हैं और दीवारों को भी क्रॉस कर जाते हैं। तो गामा रेस कैन इजीली क्रॉस थिक वॉल्स, है ना। बीटा की उससे कंपैरेटिवली देखिए तो कम पेनिट्रेशन पावर होती है, बीटा को थोड़ा सा अपन है ना कुछ मोटी दीवार बना के रोक सकते हैं, अल्फा को सबसे जल्दी रोक सकते हैं, अल्फा को तो कुछ सेंटीमीटर की मोटी दीवार ही रोक लेती है, बीटा को थोड़ा ज्यादा रखना